हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। आज हम देखेंगे यानी कि जो 3-4 स्थल है उसके बारे में देखेंगे, और कल हम देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि उसके पतन के बारे में देखेंगे। यानी कि आज और कल दोनों मिलाकर हमारा जो सिंधु सभ्यता है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज हम देखेंगे यानी कि जो जो स्थल बचा था उसके बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल के बारे में चर्चा किया था, और उसके आगे मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा किया था। आज हम देखेंगे लोथल के बारे में। अगर लोथल की बात करें तो यह गुजरात के खंभात में भोगवा एवं साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन की बात करें तो यह एस आर राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, तो इसके बारे में देखेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वह है लोथल। जैसे अगर लोथल की बात करें यानी कि अगर लोथल की चर्चा की जाए तो यह लोथल को अगर हम देखें तो लोथल को लघु लघु हड़प्पा लघु हड़प्पा सभ्यता लघु हड़प्पा सभ्यता या इसे इसे लघु हड़प्पा सभ्यता या इसे लघु मोहनजोदड़ो लघु मोहन मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। यानी कि अगर लोथल की बात करें तो इसको लघु हड़प्पा सभ्यता या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। यह गुजरात के खंभात में यह गुजरात के खंभात में भोगवा एवं साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यानी कि अगर लोथल की बात की जाए तो यह लघु हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसे लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, और यह गुजरात के खंभात में भोगवा एवं साबरमती के तट पर स्थित है। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो एस आर राव यानी कि अगर उत्खनन की बात करें अगर इसकी उत्खनन की बात करें तो एस आर बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यानी कि हम लोग देख रहे हैं लोथल जो पड़ता है वह गुजरात में पड़ता है। गुजरात के खंभात में भोगवा एवं साबर नदी के तट पर स्थित है। अगर इसकी बात की जाए तो लोथल जो है वह लघु हड़प्पा सभ्यता या इसे लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा इसका उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन एस आर राव बिष्ट के द्वारा किया गया है। अगर इसके आगे बात करें तो यहाँ से क्या क्या मिला है, अगर उसकी चर्चा करें तो यहाँ से जो मिला है यानी कि यहाँ से जो सबसे पहला चीज मिला है वह मिला है गोदीवाड़ा। यानी कि अगर गोदीवाड़ा की जैसे बात करें तो यह जो थी यानी कि जैसे बंदरगाह, यहाँ से इसको बंदरगाह बोला जाता है। यानी कि बंदरगाह अगर इसकी बात करें तो यह जो पानी लेकर आती थी यानी कि जो बंदरगाह था यह जो पानी लेकर आती थी वह भोगवा नदी के तट से यानी कि भोगवा नदी से पानी लेकर आती थी, जिसके लिए एक नली बनाई गई थी जो कि 12 मीटर लंबी थी, चौड़ी थी। यानी कि हम लोगों ने देखा यहाँ से मिला गोदीवाड़ा मिला है जो कि बंदरगाह था। यह जो मतलब बंदरगाह था यह भोगवा नदी से यानी कि भोगवा नदी से पानी लेकर आती थी, और जब पानी भर जाता था इसमें यानी कि 12 मीटर चौड़ा नली बनाया गया था, और इसमें पानी भर जाने के कारण यह इसमें से जहाज मतलब आया जाता था, मतलब आता था फिर सामान लेकर चला जाता था। अगर पानी इसमें यानी कि भोगवा नदी से पानी लाता था और इसमें अगर पानी अधिक हो जाता था तो 1 मीटर चौड़ी एक नली बनाई गई थी। 1 मीटर चौड़ी एक नली बनाई गई थी। अगर पानी अधिक हो जाता था तो इसमें से पानी को निकाल दिया जाता था, और उसके बाद से जो सामान आता जाता था इसी माध्यम से जाता था। तो हम लोगों ने लोथल के बारे में देखा। लोथल जो है गुजरात के खंभात एवं भोगवा एवं साबरमती मतलब तट पर स्थित है। इसके उत्खनन के बारे में देखा, और यहाँ से देखा हम लोगों ने क्या क्या मिला है। जो पहला चीज़ मिला है वह गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि बंदरगाह जैसी चीज़ें। अगर यहाँ से और बात करें तो यहाँ से हमें तांबे के खिलौने मिले हैं।
यानी कि यहाँ से हमको तांबे के खिलौने मिले, यानी कि जैसे खिलौने की अगर बात करें तो यहाँ से खरगोश जैसे हुआ, जैसे खरगोश हुआ, बतख हुआ, यानी कि ऐसे ऐसे चीज खिलौने हमको देखने को मिलता है। यानी कि लोथल से हम लोग को ऐसे ऐसे खिलौने देखने को मिलता है। और यहाँ से ही लगभग एक कब्र में, यहाँ से यानी कि लोथल लोथल के एक कब्र से, लोथल के एक कब्र से 3 युगल सावधान, यानी कि 3 युगल, 3 युगल सावधान देखने को मिलता है, जिसे एस.आर. राव ने, जिसे एस.आर. राव ने सती प्रथा, एस.आर. राव ने बोला है कि सती प्रथा जैसी चीज़ें हमको लोथल से देखने को मिलती है। यानी कि उन्होंने एक कब्र देखा, उसमें से 3 युगल सावधान, 3 युगल सावधान देखने को मिलता है, जिससे एस.आर. राव ने कहा है कि यहाँ पर सती प्रथा जैसी चीज़ें देखने को मिली है। सती प्रथा थी इसलिए ऐसी चीज़ें हमको, ऐसी कब्र देखने को मिलती है, सती प्रथा। तो हम लोगों ने देखा लोथल के बारे में। लोथल को लघु हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। और लोथल की अगर बात की जाए तो यह गुजरात के खंभात में भोगावा एवं साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और फिर हम लोगों ने देखा इसके उत्खनन के बारे में। तो इसके उत्खनन की अगर बात की जाए तो एस.आर. राव बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। और यहाँ से सबसे जो पहला चीज़ मिला है गोदीवाड़ा, यानी कि गोदीवाड़ा जो था वो बंदरगाह के रूप में हम जान सकते हैं इसे। और यह जो बंदरगाह था यह मतलब भोगावा नदी से पानी लेकर आता था। और यानी कि इसका जो नली, पानी लाने के लिए जो नली बनाया गया था वो 12 मीटर चौड़ा था। और इसमें अगर पानी अधिक हो जाता था तो 12 मीटर जो चौड़ी थी उसके पास ही, जैसे मान लीजिए 12 मीटर लंबी चौड़ी थी तो इसके पास ही एक मीटर चौड़ी नली की व्यवस्था की गई थी। अगर पानी इसमें अधिक हो जाता था तो इससे पानी निकाल दिया जाता था। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से तांबे के खिलौने मिले हैं, जैसे खरगोश हुआ, बतख हुआ इत्यादि चीज़ें, मतलब तांबे के खिलौने देखने को मिलते हैं। यानी कि चिड़िया भी देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से एक कब्र जो मिला है वो उसमें से 3 युगल सावधान, यानी कि तीन लोगों को एक साथ अपनाने का साक्ष्य मिलता है। तो जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सती प्रथा जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। और फिर यहीं से एक कब्र में, यहाँ से एक कब्र में चंदन की लकड़ी हमको देखने को मिलती है। यानी कि अगर लोथल की बात की जाए तो यहाँ से एक कब्र में चंदन की लकड़ी देखने को मिलती है। और यहाँ से अगर बात करें मृदभांड की, अगर यहाँ बात करें मृदभांड की तो यहाँ पर जो मृदभांड बना था उस पर एक नाग का आकृति बना था। यानी कि इस पर जो सबसे ऊपर था एक नाग का आकृति बना था। और इसके नीचे एक चिड़िया थी, इसके नीचे नाग के नीचे एक चिड़िया थी जो कि अपने मुंह में एक मछली को दबाए हुई थी। और इसके नीचे मतलब उसके नीचे एक लोमड़ी इसका इंतजार, यानी कि उस चिड़िया का इंतजार कर रही है। जिससे स्पष्ट होता है कि जो लोथल है वहाँ से पंचतंत्र जैसी कहानी हमको देखने को मिलती है। यानी कि इसको बोला गया है यह पंचतंत्र जैसी कहानी हमको देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने देखा लोथल के बारे में। लोथल में तांबे के खिलौने भी मिले हैं। फिर लोथल में एक कब्र में 3 मतलब युगल सावधान जैसी देखने को मिला है, जिसे एस.आर. राव ने सती प्रथा का नाम दिया है। फिर हम लोगों ने देखा एक कब्र में चंदन की लकड़ी मिली है। फिर मृदभांड की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे जो ऊपर मृदभांड था उस पर एक नाग की आकृति बनी हुई थी। और एक मछली जो थी अपने चोंच में, जो चिड़िया थी अपनी चोंच में एक मछली को दबाई हुई थी। और इसके नीचे जो था एक लोमड़ी इसका इंतजार कर रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पंचतंत्र जैसी कहानी हमको देखने को मिलती है। यानी कि हम लोगों ने लोथल के बारे में देखा। और जो 2-4 जो है उसके बारे में, लोथल के बारे में देख लेते हैं। यानी कि हम लोगों ने इतना देख लिया। यानी कि अगर लोथल में ही हम
अगर लोथल में ही और आगे इसके चर्चा करें तो यहाँ पर एक मुद्रा पर यानी कि लोथल की हम बात कर रहे हैं, एक मुद्रा पर, लोथल में ही एक मुद्रा पर 5 नाव की आकृति हमको देखने को मिलती है। यानी कि एक जो मुद्रा बना हुआ था, इस पर 5 नाव हमको देखने को मिलती है। यानी कि एक मुद्रा पर 5 नाव देखने को मिलती है। और लोथल से चावल का भी साच हमको देखने को मिलता है। लोथल से चावल का भी साच देखने को मिलता है। और लोथल की और आगे इसकी बात करें तो लोथल से एक आटा पीसने वाली यानी कि चक्की जो बोलते हैं, वैसी एक मशीन यहाँ से भी, यानी कि लोथल से भी एक आटा पीसने की चक्की यहाँ से देखने को मिलती है। और यहाँ से चावल का जो साच मिला है लोथल से ही मिला है। और यहाँ से एक मुद्रा मिला है जिस पर 5 नाव की आकृति बनी हुई है। और इसकी अगर आगे बात करें तो यहाँ से एक सुई मिली है, यानी कि जिस तरह से ये सुई होती है, यहाँ से सुई मिली है। और इसमें जो छिद्र होता है उसको दर्शाया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोथल के जो लोग थे वह, यानी कि सुई जो धागा था उसके बारे में भी जानकारी इनको थी। और यहाँ से हम लोगों ने लोथल के बारे में देखा। यहाँ से एक मुद्रा थी, उस पर 5 नाव की आकृति बनी हुई थी। फिर इसके आगे बात करें तो चावल का भी साच यहाँ से देखने को मिलता है। फिर यहाँ से आटा पीसने वाली चक्की मशीन भी देखने को मिलती है। और यहाँ से एक सुई मिली है जिसमें इस छिद्र को दर्शाया गया, यानी कि छिद्र के बारे में बताया गया है कि ये जो लोग थे लोथल के, वह सुई का भी प्रयोग करना जानते थे। अगर इसके आगे बात करें, अगर हम इसकी आगे बात करें तो यहाँ से हमको अग्निकुंड जैसी, मतलब अग्निकुंड देखने को मिलती है। यानी कि अगर अग्निकुंड की बात करें तो अग्निकुंड एक लोथल से मिला है, एक कालीबंगन से भी देखने को हमको मिलती है। तो हम लोगों ने लोथल के बारे में है वह पूरी तरह से देख लिया। यानी कि लोथल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यह गुजरात के खंभात में भोगवा एवं साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अगर इसकी उत्खनन की बात करें तो एस.आर. राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। और यह यहाँ से सबसे पहले जो चीज़ मिला है वह गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि जो मतलब बंदरगाह था वह 12 मीटर लंबी चौड़ी मतलब नाली बनाई गई थी, जिससे वह भोगवा नदी से पानी लेकर आती थी। जिससे पानी लाने के बाद इसमें से जो जहाज़ थी वह अपना सामान को इधर लेकर आती थी और फिर यहाँ से लेकर चली जाती थी। और अगर पानी अधिक हो जाता था तो यहाँ से इसके पास ही 1 मीटर लंबी चौड़ी नली बनाई गई थी। अगर पानी अधिक होने के कारण इसमें से पानी निकाल दिया जाता था। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से तांबे के खिलौने मिले हैं। अगर तांबे के खिलौने की बात करें तो यहाँ से जैसे चिड़िया हुआ, बत्तख हुआ और फिर खरगोश की मतलब खिलौने देखने को मिलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से युगल सावधान देखने को मिलती है, जिसको एस.आर. राव ने सती प्रथा का नाम दिया है। फिर हम लोगों ने मृदभांड के बारे में देखा तो यहाँ पर एक नाग बना हुआ था और इसके नीचे एक मछली हुई, एक मतलब चिड़िया थी, वह अपने मतलब चोंच में एक मछली को दबाई हुई थी और एक मतलब लोमड़ी थी इसका इंतजार कर रही थी। जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पंचतंत्र जैसी कहानी देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक मुद्रा पर 5 नाव की आकृति देखने को मिलती है। फिर यहाँ से चावल का भी साच हमको मिलता है। फिर यहाँ से आटा पीसने वाली चक्की मशीन देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर एक सुई में मतलब इसके छिद्र को दर्शाया गया है कि यह सब ये लोथल के जो लोग थे वह मतलब सुई धागा का भी प्रयोग जानते थे। और फिर हम लोगों ने देखा अग्निकुंड के बारे में देखा। अब इसके आगे देखते हैं यानी कि चिन्हुदड़ों के बारे में। यानी कि हम लोगों ने लोथल के बारे में जो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में चर्चा किया था, उसके बाद से मोहनजोदड़ो के बारे में, और फिर आज हमने देखा लोथल के बारे में। और इसके आगे देखते हैं चिन्हुदड़ो के बारे में। चिन्हुदड़ो, अगर चिन्हुदड़ो की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए अगर ये सिंधु नदी है, जैसे ये सिंधु नदी है। अगर सिंधु नदी के दाएं तरफ बात की जाए, सिंधु नदी के दाएं तरफ ये हुआ उसका दाएं तरफ, ये हुआ बायां उसका साइड।
अगर दाएं तरफ की बात की जाए तो यहाँ पर जो था वह मोहनजोदड़ो स्थल स्थित था। अगर चिन्होदड़ो की बात की जाए तो वह बाएं साइड में सिंधु नदी के बाएं साइड में सिंधु नदी के बाएं साइड में यह था, यानी कि चिन्होदड़ो था। अगर चिन्होदड़ो की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी दुर्गीकृत हमको देखने को नहीं मिलता है। दुर्गीकृत मतलब इसका जो मतलब चारों तरफ से घेराव होता है ईंटों के माध्यम से, वो हमको यहाँ से देखने को नहीं मिलता है। अगर यहाँ से हमको बात करें तो क्या क्या मिला है उसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले मिला है वह मिला है मनके के कारखाने। मनके का कारखाना हमको देखने को मिलता है। यहाँ से जो सबसे पहला चीज़ मिला है वह मिला है मनके का कारखाना हमको देखने को मिलता है। फिर यहाँ से अगर बात करें सिक्के के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्के के, यानी कि अगर चिन्होदड़ो के बारे में देख रहे हैं, चिन्होदड़ो जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो हम लोगों ने देखा चिन्होदड़ो से क्या क्या मिला है। यहाँ पर मनके के कारखाना मिलते हैं। और सिक्के की बात करें तो यहाँ पर जो एक सिक्का मिला है, इस पर तीन घड़ियाल का हमको अंकन, मतलब एक मान लीजिए ये सिक्का है, इस पर 3 घड़ियाल देखने को हमको मिलता है। और यहाँ से भी एक और सिक्का मिला है यहाँ पर, जिस पर 2 मछली, यानी कि 2 मछली का अंकन हमको देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने चिन्होदड़ो के बारे में देखा, यानी चिन्होदड़ो जो था वह पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर कोई भी दुर्गीकृत नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी दुर्गीकृत नहीं किया गया है। अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर मनके के कारखाने देखने को मिलता है। अगर सिक्के की बात करें तो यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वह एक सिक्के पर 3 घड़ियाल का अंकन मिलता है, एक सिक्के पर 2 घड़ियाल अंकन का मिलता है। अगर इसकी खोज की बात करें, चिन्होदड़ो की खोज की, तो एन जी मजूमदार, अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज, चिन्होदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया है। यानी कि अगर इसके खोज की बात करें तो एन.जी. मजूमदार के द्वारा इसकी खोज किया गया है। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो अर्नेस्ट मैके, अगर इसके उत्खनन की बात करें तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया है। अगर खोज की बात करें तो एम.डी. मजूमदार के द्वारा इसकी खोज करवाया गया है। अगर यहाँ से बात करें तो क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ से मनके के कारखाने देखने को मिलता है। फिर सिक्के की बात की हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखे तो यहाँ पर जो मिला है वो वक्राकार ईंटें हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर वक्राकार ईंटें देखने को मिलता है। अगर ईंटें की बात करें तो यहाँ पर एक ईंटा ऐसा मिला है जहाँ पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे, मतलब एक जो यानी कि वक्राकार की बात करें तो यहाँ पर वक्राकार ईंटें देखने को मिलते हैं। अगर ईंटें की बात करें तो एक ईंटा ऐसा मिला है जिस पर एक बिल्ली मतलब भाग रही है और इसके पीछे से एक कुत्ता इसके पीछा कर रहा है, और इसके कुत्ते के पंजे के निशान हमको देखने को मिलता है। यानी कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते हमको देखने को यहाँ से मिलते हैं। अगर यहाँ से आगे बात करें कि क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो चिन्होदड़ो था वो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर जो मतलब सौंदर्य वाला जो चीज़ होता था यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि जैसे अगर बात करें यहाँ पर लिपस्टिक हुआ, काजल हुआ, यानी कि औरतों को जितना भी सामान मेकअप का होता था वह यहाँ से देखने को मिलता है। यानी कि चिन्होदड़ो ऐसा स्थल था जहाँ पर मतलब जो औरत थी वह अपना श्रृंगार करती थी चिन्होदड़ो से। यानी कि चिन्होदड़ो से ऐसे ऐसे चीज़ें मिले जिससे स्पष्ट होता है कि यह एक श्रृंगार स्थल हुआ करता था। अगर इसके आगे बात करें तो यहाँ से एक चिन्होदड़ो से एक पकी हुई पाइप नुमा नली हमको देखने को मिलता है। यानी कि हम लोगों ने चर्चा किया चिन्होदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, और हम लोगों ने देखा यानी कि यह पाकिस्तान के बाएं तट पर स्थित है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा
यहाँ पर कोई भी दुर्गीकृत नहीं किया गया था। और फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से मनके के कारखाने हमको देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने सिक्के की चर्चा किया, तो यहाँ पर एक सिक्का ऐसा मिला है जिस पर 3 घड़ियाल मतलब बना हुआ है। और एक सिक्के की बात करें तो यहाँ पर 2 मछली का अंकन हमको देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने आगे देखा, यहाँ पर जो ईंटें मिले हैं वो वक्राकार ईंटें देखने को मिलते हैं। और एक ईंटे पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का मतलब साक्ष्य देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा यह जो चिन्होदोड़ था वह श्रृंगार स्थल हुआ करता होगा। और फिर हम लोगों ने लास्ट में देखा जो पकी हुई पाइप नुमा एक नली हमको यहाँ से देखने को मिलती है। यानी कि अगर इस समय की बात करें तो यह इस समय जो चिन्होदोड़ों के समय जो संस्कृति फेमस थी हुई थी वह थी झूकर झाकर संस्कृति इस समय फेमस हुई थी। यानी कि इसके चिन्होदोड़ों के संबंध में अगर संस्कृति की बात करें तो वह था झूकर झाकर संस्कृति। यानी कि इस समय चिन्होदोड़ों के अस्तित्व में यह जो संस्कृति थी वह मतलब इसके संबंध इससे रखती है। यानी कि इसी समय इसका मतलब पनप हुआ था। यानी कि झूकर झाकर जो संस्कृति थी इसके समय पनप इसका हुआ था। तो हम लोगों ने चिन्होदोड़ों के बारे में चर्चा किया, उसके पहले लोथल के बारे में चर्चा किया। अब इसके आगे देखते हैं कालीबंगा के बारे में। हम लोगों ने लोथल और चिन्होदोड़ों के बारे में चर्चा कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं। यानी कि हम लोगों ने लोथल के बारे में चर्चा किया, फिर इसके आगे चिन्होदोड़ के बारे में चर्चा किया। अब इसके आगे देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा की बात करें, अगर कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। यानी कि कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिला में पड़ता है। अगर फिलहाल जो बात करें कालीबंगा के कहाँ पड़ता है तो यह जो पड़ता है वह हनुमान नगर जिला में पड़ता है। यानी कि हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में देखा, यह राजस्थान के पहले की बात करें तो गंगानगर में पड़ता था। फिलहाल जो अगर बात करें तो यह हनुमान नगर जिला में देखने को मिलता है। अगर यह बात करें कालीबंगा की तो यह जो है वह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यानी कि कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगर इसकी बात करें कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा तो अगर जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो यहाँ पर काले रंग की बहुत ही ज़्यादा काले रंग की चूड़ियाँ हमको देखने को मिलती है, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ गया। तो हमने देखा कालीबंगा जो है वह राजस्थान के गंगानगर जिले में देखने को मिलता है। लेकिन अगर फिलहाल बात करें तो वह हनुमान नगर जिला में पड़ता है। फिर हम लोगों ने देखा यह जो मतलब कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा इसका नाम जो कालीबंगा क्यों पड़ा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। इसके आगे बात करें तो इसके खोज की अगर बात करें तो इसका खोज अगर बात करें कालीबंगा की खोज की अगर बात करें तो 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज किया गया था। यानी कि अमलानंद घोष के द्वारा इसका खोज किया गया था। यानी कि अगर कालीबंगा की बात करें तो इसका खोज अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो बी बी राव एवं बी के थापड़ अगर हम उत्खनन की अगर बात करें
अगर इसकी उत्खनन की बात करें तो बी राव एवं बी के थापर द्वारा इसकी उत्खनन करवाया गया था। अगर इसकी खोज की बात करें तो वह 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा यह कालीबंगा की खोज की गई थी। अब इसके आगे देखते हैं मतलब क्या क्या यहाँ से चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अगर पहले चीज़ अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर जो मिला है यानी कि हल से जुते हुए जूते हुए खेत हमको देखने को मिलता है। यानी कि अगर सबसे पहले बात करें यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से हल से जुते हुए खेत हमको देखने को मिलते हैं। और फिर इसके आगे बात करें तो यहाँ से हमको यानी कि एक हमने देखा था काली, एक था लोथल था, वहाँ से अग्निकुंड हमको देखने को मिलता है। और यहाँ एक जो है वह कालीबंगा से हमको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ से भी हमको अग्निकुंड देखने को मिलता है। अग्निकुंड और वेदिका हमको देखने को मिलता है। और यहाँ से बात करें जैसे अग्निकुंड से ही एक संबंध रखता है यूप की बात करें तो यहाँ से यूप भी देखने को मिलता है। अगर यूप की बात करें तो यूप क्या होता है, जैसे यूप का मतलब जैसे खूंटा हुआ, जैसे खूंटा, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर पशु हो, उसको अगर बलि देना होता है तो वह इसी यूप में बांधा जाता था, इसी यूप में बांधा जाता था। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से सबसे पहले हल से जुते हुए खेत हमको देखने को मिलता है। फिर इसके आगे देखें तो अग्निकुंड यानी कि जो बलि दी जाती थी वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से यूप देखने को मिलती है, यानी कि अगर किसी पशु को बलि देना होता है तो सबसे पहले इसी यूप में बांधा जाता था। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और यहाँ से सब बात करें इसके आगे तो यहाँ से हमको भूकंप का यानी कि भूकंप का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। भूकंप यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भूकंप का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है तो वो मिला है, वह कालीबंगा से मिला है। और यहाँ से अग्निकुंड और वेदिका भी देखने को मिलती है। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से हमको लिंग पूजा जैसी चीज़ें देखने को भी मिलती है। और इसकी अगर नली की बात करें, अगर इसकी नली की बात करें तो यहाँ पर जो नली होती थी वह सार्वजनिक नली नहीं बनी हुई थी, यानी कि लोथल के जो लोग थे वह अपनी जो नली बनाए थे वह स्वयं बनाए थे। यानी कि यहाँ पे अगर नली की बात करें तो यहाँ पर सार्वजनिक नली हमको देखने को नहीं मिलती है, यानी कि व्यक्तिगत नली हमको देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने चर्चा किया कालीबंगा के बारे में। अगर कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। फिलहाल अगर बात करें तो यह हनुमानगंज जिला में देखने को मिलता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा जो कालीबंगा है वह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। फिर कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। फिर हम लोगों ने इसके खोज के बारे में देखा। 1951 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज करते हैं। फिर अगर उत्खनन की बात करें तो बी राव एवं बी के थापर द्वारा कालीबंगा का उत्खनन करवाया गया था। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है। तो सबसे पहले मिला है यहाँ पर हल से जुते हुए खेत हमको देखने को मिलता है। फिर यहाँ से अग्निकुंड और वेदिका हमको देखने को मिलती है। फिर यहाँ से यूप देखने को मिलती है। यूप मतलब खूंटा, जैसे कोई भी अगर बलि देना होता है तो उसी खूंटे में बांधा जाता था, वह चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर यहाँ से भूकंप का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। फिर यहाँ से लिंग पूजा का साक्ष्य देखने को मिलता है। और जो नली होती थी वह सार्वजनिक नली नहीं थी, यानी कि लोथल के लोग खुद ही उस नली का प्रयोग करते थे। व्यक्तिगत नली का यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में इतना चर्चा किया और कालीबंगा के बारे में और इसके आगे देखते हैं। कालीबंगा के बारे में हम लोगों ने देखा कि यानी कि यह राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। फिर इसको उत्खनन के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है। अब इसके बात करते हैं इसके आगे, यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से हमको युगल सावधान, यानी कि अगर कालीबंगा की बात करें तो यहाँ से भी युगल सावधान हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो दरवाजे बने हुए थे वह एक पाला के बने हुए थे, यानी कि एक ही बार में वह खुल जाते थे। ऐसे दरवाजे हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर पल्ला की बात करें तो एक पल्ला वाला दरवाजा
एक पल्ला वाला दरवाज़ा हमको देखने को मिलता है। और यहाँ से 100 भी हमको, यानी कि अगर कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर जो 100 मिले हैं, 100 विसर्जन के, यानी कि 100 विसर्जन के भी साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ के लोग जो थे वो 100 को विसर्जन भी करते थे खुद ही, वो इसका साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो सड़कें बनी हुई थी वह पक्की सड़कें देखने को मिलती है। यानी कि अगर सड़कें की बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें थी वह पक्की सड़क हमको देखने को मिलती है। यानी कि हम लोगों ने चर्चा किया कालीबंगा जो है वहाँ पर युगल सावधान जैसी प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने बात किया तो यहाँ पर एक पल्ला वाला दरवाज़ा हमको देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर 100 विसर्जन का भी साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर सड़क जो बनी थी वह पक्की बनी थी। अगर बात करें इसके दुर्गीकृत की कालीबंगा का दुर्गीकृत, तो इसको 2 भागों में दुर्गीकृत किया गया था। इसको दुर्गीकृत किया गया था 2 भागों में, एक था पश्चिमी साइड, एक था पूर्वी साइड। अगर पूर्वी साइड की बात करें तो यहाँ पर जो ईंटें प्रयोग किए गए थे, यानी कि यहाँ पर पक्के ईंटें का प्रयोग किया गया था। यानी कि मतलब दुर्गीकृत मतलब कि जैसे कालीबंगा, ये मान लीजिए कालीबंगा है तो इसको चारों तरफ से इस तरह घेरा गया है, इसी को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर 2 साइड में, यानी कि 2 साइड में दुर्गीकृत किया गया था, एक था पश्चिमी साइड, एक था पूर्वी साइड। अगर पश्चिमी साइड की बात करें तो यहाँ पर जो ईंटें प्रयोग किया गया था वह पक्के ईंटें का प्रयोग किया गया था। अगर इसकी बात करें पूर्वी साइड में तो यहाँ पर कच्चे ईंट का प्रयोग किया गया था। और जो कच्चे ईंट का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर हमको कच्चे ईंट का ही एक चबूतरा, यानी कि एक बैठने वाला जो चबूतरा होता है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यानी कि हम लोगों ने चर्चा किया कालीबंगा के बारे में। अगर यहाँ पर जो दुर्गीकृत किया गया था वो 2 भागों में किया गया था, एक था पश्चिमी साइड, एक था पूर्वी साइड। अगर पश्चिमी साइड की बात करें तो यहाँ पर जो ईंटें प्रयोग किए गए थे वह था, मतलब वह पक्के ईंटें का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर पूर्वी साइड की बात करें तो यहाँ पर कच्चे ईंटें का प्रयोग किया गया था। अगर कच्चे ईंटें का प्रयोग की बात करें तो यहाँ पर मतलब पूर्वी साइड में ही एक कच्चे ईंटें का चबूतरा बना गया था, यानी कि बैठने वाला जो होता है उसी को बोला जाता है चबूतरा, वहाँ यानी कि पूर्वी साइड में हमको देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया लोथल के बारे में, चिन्होदोड़ के बारे में, फिर हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में चर्चा किया। अब एक और जो बचा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, बनावली के बारे में। यानी कि हम लोगों ने लोथल देखा, चिन्होदोड़ देखा, फिर हम लोगों ने देखा था कालीबंगा के बारे में देखा। अब देख रहे हैं बनवावली के बारे में। अगर बनवावली की बात की जाए तो 1974 में आर एस बिस्ट के द्वारा इसका मतलब खोज किया गया था। यानी कि बनवाली की बात की जाए तो यहाँ पर 1974 में आर एस बिस्ट के द्वारा खोज किया गया था। अगर बनवाली की बात की जाए तो यह जो पड़ता है वह हरियाणा के हिसार जिले में हमको देखने को मिलता है। यानी कि हरियाणा के हिसार जिले के सरस्वती नदी पर सरस्वती नदी के पास हमको देखने को मिलता है। यानी कि अगर बात करें बनावली की तो यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर मतलब देखने को मिलता है। अगर फिलहाल जो बात करें अगर किस नदी पर है तो बनवाली जो है वह रंगोई नदी के तट पर देखने को मिलता है। यानी कि अगर पहले बात करें तो यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अगर इसके आगे बात करें जैसे मान लीजिए, यानी कि एक हरियाणा के हिसार जिले में एक और था, यानी कि एक था कुसाड़, एक स्थल है कुसाड़। यानी कि अगर कुसाड़ की बात करें तो यह भी जो है वह हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, हरियाणा में ही पड़ता है। यह एक बनवाली था, एक कुसाड़ है। अगर कुसाड़ की बात करें तो यहाँ से 2 चांदी के मुकुट हमको देखने को मिलता है।
यानी कि जो ये है, जो कुसाड़ है वह इससे अलग है। यानी कि ये भी जो है ये कुसाड़ जो है यह भी एक स्थल है जो कि हरियाणा में ही पड़ता है, हरियाणा में ही पड़ता है। इसलिए हमको इसको साथ में मतलब साथ में बता दिए कि यह जो है कुसाड़ है वह यहाँ से 2 चांदी के मुकुट हमको देखने को मिलता है। यह भी जो एक स्थल है जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बनवाली के बारे में। अगर बनावली की बात करें तो यहाँ पर 1974 में RS बिष्ट के द्वारा इसकी खोज करते हैं। यह जो है वह रंगोई नदी के तट पर स्थित है, लेकिन पहले अगर बात करें तो यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के पास हुआ करता था। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है हमको देखने को, यानी कि हम लोगों ने इतना देख लिया। अगर इसके आगे बात करें कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है, यानी कि हम लोगों ने बनावली के बारे में चर्चा किया। तो यहाँ से अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे जो पहली चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ से मिट्टी के हल हमको देखने को मिलती है। यानी कि मिट्टी के अगर हल की बात करें तो यह बनावली से हमको देखने को मिलती है। और यहाँ से उत्तम किस्म का मतलब उत्तम किस्म का जौ हमको देखने को मिलती है। और यहाँ से हमको लगभग गेहूँ की भी प्रजाति हमको देखने को मिलती है। फिर लगभग जल का, यहाँ पर जल का निकासी का जो व्यवस्था है वह देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर लगभग मंदिर का भी साक्ष्य हमको देखने को मिलती है। तो यानी कि अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर हमको मिट्टी के हल देखने को मिलते हैं। मिट्टी के हल देखने को हमको मिलता है। और इसके आगे बात करें यानी कि मिट्टी के हल हमको देखने को मिलता है। अगर इसके आगे बात करें तो यहाँ से लगभग यहाँ पर जो जल निकासी का व्यवस्था था वह यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर लगभग हमने बात किया मिट्टी के हल देखने को मिलता है। यहाँ पर बैलगाड़ी, अगर बात करें तो यहाँ पर बैलगाड़ी हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जल का जो निकासी था यानी कि नली का जो व्यवस्था था यह यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है। अगर इसके आगे बात करें तो यहाँ पर लगभग जो जौ मिला है, यानी कि जो बनावली से जो जौ मिला है वह काफ़ी उत्तम किस्म का जौ हमको देखने को मिलता है। अगर बनावली की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे उत्तम किस्म का जौ हमको देखने को मिलता है। और यहाँ से गेहूं की भी प्रजाति हमको देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया बनावली जो है यहाँ से मिट्टी के हल देखने को मिलता है, यहाँ से बैलगाड़ी भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो नली की व्यवस्था थी, मतलब एक अपवाद के सभी जगह नली की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, लेकिन जो बनावली था यहाँ पर नली की व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए इसे याद जैसे करना है तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर मिट्टी के हल देखने को मिलता है। अगर मिट्टी का हल अगर व्यवस्था मतलब देखने को मिलता है, अगर नली का व्यवस्था होगा तो यह जो मिट्टी का हल होगा वह गल जाएगा। तो मान लीजिए उसी तरह से कुछ, तो यहाँ पर जल निकासी का व्यवस्था नहीं था, यानी कि बनावली जो था वहाँ पर जल निकासी का व्यवस्था नहीं था। यहाँ पर जो मिला है यहाँ पर उत्तम किस्म का जौ देखने को मिलता है। और फिर हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पर गेहूं की जो प्रजाति थी वो अभी देखने को हमको मिलती है। और एक बचा है इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंदिर का भी साक्ष्य, मतलब मंदिर का जो अस्तित्व है वो थोड़ा मोड़ा देखने को यहाँ से मिलता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया बनावली के बारे में। इसके आगे देखते हैं एक जो बचा है रंगपुर की अगर बात करें, एक और देख लेते हैं, उसके बाद से कल हम देखेंगे इसके आगे यानी कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो अगर एक की बात करें, एक चीज चर्चा कर लेते हैं, जैसे रंगपुर। अगर रंगपुर की बात करें तो यह जो मतलब मादर नदी के तट पर स्थित है। यानी कि अगर रंगपुर की बात करें तो यह जो है वह मादर नदी के तट पर स्थित है। और रंगपुर से पहले हमको धान की भूसी देखने को मिलती है, धान की भूसी। तो हम लोगों ने देखा रंगपुर जो है वह मादर नदी के तट पर स्थित है। जो यहाँ से देखने को क्या मिलता है, यहाँ से धान की भूसी हमको देखने को मिलती है। यह गुजरात में, यानी कि जो रंगपुर है वह गुजरात में पड़ता है, गुजरात के
मादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमको देखने को मिलता है धान की भूसी हमको देखने को मिलती है। और अगर मृदभांड की यहाँ से बात करें, अगर यहाँ से मृदभांड की बात करें तो ये इस पे जो अगर मृदभांड की बात करें, रंगपुर के मृदभांड की बात करें तो यहाँ पर जो मृदभांड थे वह बिंदुसार, यानी कि जैसे मान लीजिए मृदभांड है तो यहाँ पर बिंदुसार मतलब बिंदुसार, यानी कि जैसे यहाँ इस तरह से बिंदुसार अंकन हमको देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने बात किया रंगपुर के बारे में। रंगपुर जो स्थल है यह गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से यानी कि रंगपुर से ही हमको सबसे पहले धान की भूसी देखने को मिलती है। और यहाँ पर मृदभांड की बात करूँ तो यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं यह इस पर अंकन जो मिला है वह मतलब बिंदुसार अंकन, इस तरह से चित्रांकन हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा लोथल के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने चिन्होदुर्ग के बारे में देखा, फिर कालीबंगा के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने बनावली के बारे में देखा, फिर रंगपुर के बारे में देखा। लगभग अब हमारा जो टॉपिक बचा है ये लगभग एक धौलावीर है और एक गोगडोर है और एक राखीगढ़, यानी कि और लगभग 3 से 4 और हमारा जो स्थल है, यानी कि लगभग हमारा देखा जाए तो 3 से 4 जो स्थल है वह बचा है। और जो हम इसको जो 3-4 स्थल है, जो 3-4 जो स्थल है इसको हम कल देखेंगे। और कल ही हम देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन के बारे में हम लोग कल ही देखेंगे। लगभग जो इसमें एक विशेष जो है अगर बात करें इसकी तो लगभग हमारा जो टॉपिक होगा यानी कि सिंधु जो सभ्यता होगा वह लगभग इसके यानी कि पतन के बाद हमारा जो टॉपिक होगा वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा जो 3-4 स्थल है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और कल ही हम देखेंगे जो मतलब इसके पतन के बारे में देखेंगे। और जो मतलब कुछ विशेष है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे इससे ही संबंध है हड़प्पा सभ्यता से। अगर विशेष अगर बात करें इसमें तो जैसे मान लीजिए एक मोहनजोदड़ो था, जैसे एक मोहनजोदड़ो जो स्थल था, जैसे मोहनजोदड़ो एक स्थल था। और एक था जैसे सिंधु नदी जो था, इसको एक थे मतलब एक इस समय थे एक पिगिट मतलब एक व्यक्ति थे। इन्होंने बताया जो मोहनजोदड़ो और जो सिंधु है वह दोनों के बारे में बताया। यह जो दोनों थी यह दोनों जो जुड़वा बहन थी। यानी कि अगर बात करेगा जुड़वा बहन की मतलब तो वह किसने दिया था, मोहनजोदड़ो और सिंधु को किसने जुड़वा बहन का कहा था, तो वह थे पिगगिट थे, यानी कि वह पिगगट थे। इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो और सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु नदी है वह मतलब जुड़ाव बांध है। अगर इसकी दूरी की बात करें तो यह इनकी जो बीच की दूरी थी वह 482 किलोमीटर की दूरी पर थी। यानी कि जो पिगिट थे इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी है यह जुड़ाव बांध के नाम से जाना, मतलब इन्होंने बताया यह जो दोनों है वह जुड़ाव बांध है। अगर इसके आगे बात करें जैसे पिगिट ने बताया कि जो मतलब मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी है वह एक मतलब जुड़ाव बांध के नाम से जानी जाती है। जुड़ाव बांध की अगर नाम इन्होंने दिया था जुड़ाव बांध है। अगर इसकी बात करें यानी कि अगर फसल की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की अगर फसल की बात करें तो लगभग यह जो फसल मतलब प्रयोग में लाते थे वह 8 फसल की जानकारी थी। अगर 8 की बात मतलब 8 ही नहीं थी, बहुत थी, लेकिन 8 जो है वह विशेष मात्रा में हमको जानना है। अगर 8 की बात करें तो जो सबसे पहला यानी कि इनके फसल थी वह थी जौ, एक थी जौ, एक था गेहूँ, जौ था, गेहूँ था, खजूर था और तरबूज, फिर एक था नील और एक था यानी कि जौ हुआ, गेहूँ हुआ, खरबूज हुआ, तरबूज हुआ, नील हुआ। फिर इसके आगे था राई था, फिर था कपास था,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक था यानी कि गेहूं हो गया, जो एक सरसों था। यानी कि लगभग ये जो फसल थी इसके बारे में इनको जानकारी थी। ये फसल मतलब विशेष रूप से ये प्रयोग करते थे। अगर पशु की बात करें तो ये जो पशु मतलब इनके जो अस्तित्व में पशु थी जैसे, तो यह जो पशु का प्रयोग करते थे, जैसे गाय का भी प्रयोग करते थे, भैंस का भी, भेड़ का भी, कुत्ता का भी और हाथी का भी मतलब इनको जानकारी था। और घोड़ा था, और घोड़ा का भी साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। यानी कि अगर फसल की बात करें तो ये जो फसल थे, यानी कि जो 8 फसल थे वो प्रमुख माने जाते हैं। जो पहला था जौ, गेहूं, खजूर, तरबूज, नील और राई और कपास और सरसों के बारे में इनको जानकारी थी। अगर बात करें पशु की तो इनको गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी और घोड़ा के बारे में इनको मतलब जानकारी थी। अगर बात करें कि घोड़े का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है, तो वह मिला है, घोड़े का अगर साक्ष्य की बात करें तो वह मिला है सुतकोगडोर से। सुतकोगडोर से सबसे पहले घोड़े का साक्ष्य मिला है। यानी कि हम लोगों ने देखा घोड़े का जो साक्ष्य मिला है वह मिला है सुतकोगडा से मिला है। सुतकोगडा से मिला है, सुतकोगडा से मिला है। अगर यानी कि घोड़े के अगर अगर दांत की बात करें, घोड़े की अगर दांत की बात करें, घोड़े के दांत कहाँ से मिला है, तो वह मिला है राणा घुड़ई से। यानी कि अगर हम दांत की बात करें तो जो मतलब इसका दांत मिला है वह मिला है राणा घुड़ई से मिला है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, जैसे मोहनजोदड़ो के ऊपरी परत से, मोहनजोदड़ो के ऊपरी परत से, मोहनजोदड़ो के ऊपरी परत से भी जो घोड़े का है वह घोड़े का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। यानी कि अगर सबसे पहले बात करेगा कि घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह मिला है सुतकोगडोर से मिला है। अगर घोड़े की दांत की बात करेगा तो वह मिला है राणा घुड़ई से। और जो मोहनजोदड़ो का ऊपरी परत है यहाँ से भी हमको घोड़े का मतलब साक्ष्य देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने चर्चा किया इनके फसल के बारे में चर्चा किया, फिर हम लोगों ने इनके पशु के बारे में चर्चा किया। लगभग आज का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है। कल हम देखेंगे यानी कि जो 3 स्थल है, एक धौलावीर और एक था सुतकोगडोर और एक था यानी कि लगभग एक था राखीगढ़ी। इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे और फिर हम कल ही हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन के बारे में, यानी कि उसके पतन कैसा हुआ। कुछ लोगों ने कहा उनके पतन के बारे में कहा कि उनका जो पतन हुआ है वह जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि उनका मतलब पतन हुआ है वह मतलब बाढ़ के द्वारा हुआ है। और कुछ लोगों ने कहा कि जो बाहरी मतलब आक्रमण हुआ है, यानी कि आर्यों के आक्रमण के कारण उनका जो मतलब पतन हुआ है उसके बारे में भी कुछ लोगों ने कहा है। कुछ लोगों ने बाढ़ के बारे में कहा, कुछ लोगों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो कल हम देखेंगे यानी कि उसके परिवर्तन असली में कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में स्थल के बारे में चर्चा किया और कल जो स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पतन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से जो हड़प्पा सभ्यता है वह हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह होगा हमारा वैदिक सभ्यता। फिर हम इसके आगे वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि चारों युगों के बारे में पहले देखेंगे। उसके बाद से हमारा इसी में हम पढ़ेंगे यानी कि इसी में पढ़ेंगे भारत का, यानी कि भारत का पहला युद्ध जो था दशराग युद्ध, उसके बारे में देखेंगे। और उसी तरह से हमारा आगे जो प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।